हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और आज हम पढ़ने वाले हैं इथानॉल। इथानॉल की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके सारे रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। मतलब हम इथानॉल को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हम इथानॉल की बात करते हैं, इसके नाम से क्लियर होता है कि इसमें 2 कार्बन एटम की प्रेजेंस है, क्योंकि इसके नाम में शुरू में इथ लग रहा है। जैसे कि हमने नोमेनक्लेचर पढ़ा था, उससे हमें पता लगता है जिसको इथ में जिसमें लिखते हैं मतलब उसमें 2 कार्बन एटम्स की प्रेजेंस होती है। तो नाम से हमें पता लग रहा है इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं और इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ठीक है, तो ये होता है इथानॉल और इसकी जो कॉमन नेम होता है इथाइल एल्कोहल। अब यहाँ शुरू में आप देखोगे C2H5 जो है वो क्या है, इथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे OH जो है अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इस तरह से इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल। और एक चीज़ का हम देखेंगे, अगर ये सेकेंड मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। जैसे कि हम जानते हैं जो पहला कार्बन एटम के साथ जो अल्कोहल बनता है वो मिथानॉल होता है, वो फर्स्ट होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल होता है। और इसमें 2 कार्बन एटम की प्रेजेंस है, तो ये सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल होता है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। देखिए, इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड। ये होता है कलरलेस लिक्विड होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज़ अ वोलेटाइल लिक्विड विद लो बॉइलिंग पॉइंट। वोलेटाइल लिक्विड मतलब ये ईजिली फायर कैच करता है, मतलब इसमें जल्दी आग लग जाती है। ठीक है, लो बॉइलिंग पॉइंट इसलिए क्योंकि जो इसके बॉन्डिंग है, इनके मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग है वो वीक होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वीक होता है। जैसे कि इसमें 78 डिग्री या फिर केल्विन में बात करें तो 351 केल्विन होता है। ठीक है, इट इज़ लाइटर देन वाटर, मतलब ये वाटर से लाइटर होता है। वाटर जो होता है वो डेंसर होता है, उसके मॉलिक्यूल्स पास होते हैं एज कंपेरिजन टू अल्कोहल, इस करके ये वाटर से लाइटर होता है। ठीक है, और इसकी हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं। इथानॉल मिक्सड विद वाटर इन एनी प्रोपोर्शन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप। मतलब जो इथानॉल होता है वो वाटर में किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्साइल ग्रुप की प्रेजेंस होती है। हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब OH की प्रेजेंस होती है, इस करके वो किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर में मिक्स हो जाता है। इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, एथानॉल इज़ अ कोवलेंट कंपाउंड। जैसे कि हम जानते हैं जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो सारे कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। तो ये भी एक कार्बन कंपाउंड है, इसलिए ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है। ठीक है, इट इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। ये न्यूट्रल कंपाउंड होता है, इसमें कोई चार्जेस नहीं होते हैं, ना तो ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है ना बेसिक बिहेवियर। ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए इसमें ना तो कोई H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं ना ही OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। तो हमने इथानॉल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब हम इथानॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंबशन। ठीक है, कंबशन पढ़ेंगे। इथानॉल इज़ अ हाई इन्फ्लेमेबल लिक्विड, इट कैचेस फायर ईजिली एंड स्टार्ट बर्निंग। मतलब ये जल्दी से कैच कर लेता है फायर को और ईजिली ये बर्न करने लग जाता है, बहुत ही इन्फ्लेमेबल होता है। इन्फ्लेमेबल तो ईजिली फायर को कैच कर लेता है। ठीक है, तो मतलब कि ईजिली फायर को कैच कर लेता है, मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऐसा होता है। जब भी इथानॉल क्या होता है, जलता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा क्या हो रहा है, यहाँ पे कंबशन हो रहा है, कंबशन। तो यहाँ पे देखिए C2H5OH जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वाटर वेपर मिल रहा है और साथ में हीट एंड लाइट मिल रही है यहाँ पे। तो आप जब भी देखेंगे जितने भी कार्बन कंपाउंड्स मोस्टली जलते हैं वो हीट एंड लाइट देते हैं। ठीक है, जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से बर्न करते हैं, वो ज़्यादा हीट एंड लाइट देते हैं एज कंपेरिजन टू द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या फिर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, अनसैचुरेटेड मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, वो प्रॉपर जलते नहीं है एज कंपेरिजन द सैचुरेटेड। ठीक है, तो जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा हीट एंड लाइट देते हैं हमें, क्योंकि वो उनकी उसमें कार्बन की प्रेजेंस कम होती है और ईजिली वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्सीजन के साथ और अच्छे से जल जाते हैं, उसमें कुछ भी बाद में बचता नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि जब भी इथानॉल की बर्निंग होती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में हमें हीट एंड लाइट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हीट एंड लाइट मिल रहा है, इसकी वजह से इसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। ठीक है, since ethanol burns with a clean flame giving a lot of heat so it is used as a fuel।
मतलब कि ये बहुत सी लोड्स ऑफ हीट प्रोड्यूस कर रहा है। हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करने की वजह से इसको फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे आप बहुत सी अलग कंट्रीज़ में देखेंगे, बहुत से दूसरी कंट्रीज़ में देखेंगे तो इसको एज अ फ्यूल, मतलब कि जो पेट्रोल यूज़ करते हैं कार में, उसमें मिक्सचर यूज़ करते हैं, इसको पेट्रोल और इथेनॉल का मिक्सचर यूज़ करके कार फ्यूल एज अ कार फ्यूल यूज़ करते हैं। जैसे कि ब्राज़ील में देखो आप, ब्राज़ील में मोस्टली ये होता है, उसमें क्या करते हैं, इथेनॉल के साथ पेट्रोल को मिक्स करते हैं और एज अ कार फ्यूल यूज़ करते हैं इसको। कंबसन रिएक्शन के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी एक कंबसन रिएक्शन का पार्ट होता है, इसमें भी बर्निंग होती है, लेकिन इसको कहते हैं हम कंट्रोल कंबशन। मतलब कि जब ऑक्सीडेशन मीन्स होता है कंट्रोल्ड कंबशन, जहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है लिमिटेड होती है, तो उसको बोलते हैं हम कंट्रोल्ड कंबशन। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपके जो स्टोव्स होते हैं, जो आप एलपीजी गैस यूज़ करते हैं, उसमें कई बार उसमें क्या होता है, ब्लैक स्मोक आने जाता है, क्योंकि उसमें कई बार जो उसके स्टोव के होल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर मिल नहीं पाती, इसलिए जो गैस होती है वो प्रॉपर बर्न नहीं करती है और वो स्मोक के साथ उसकी बर्निंग होती है। तो उसको बोलते हैं कंट्रोल्ड कंबसन, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है लिमिटेड हो जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ऑक्सीजन का मतलब यहाँ, ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, कंट्रोल्ड कंबसन का मतलब है। देखो, व्हेन इथेनॉल इज हीटेड विद अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इट गेट ऑक्सीडाइज्ड टू इथेनोइक एसिड। मतलब जब इथेनॉल को हम हीट करते हैं, जब इथेनॉल बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जो मीडियम, हमें क्या है, देखो यहाँ पे अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है, या फिर इसकी जगह हम ले सकते हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। मतलब कि एसिडिक या फिर उसको बेसिक बिहेवियर चाहिए होता है जो मीडियम का होता है, ताकि वो आगे इथेनोइक एसिड को बना सके। तो इस तरह से आप हमेशा याद रखना कि जब भी इसका रिएक्शन होगा नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे देखोगे आप नेसेंट ऑक्सीजन ली है, जब यहाँ पे इथेनॉल नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखा यहाँ पे ऑक्सीजन जो है एटम की फॉर्म में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। तो जब एटम की फॉर्म में प्रेजेंट है, इसलिए इसको क्या बोले, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है लिमिटेड है। और मीडियम क्या है यहाँ पे, आप यहाँ पे मीडियम दे सकते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट है यहाँ पे, और एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट है, या फिर उसकी जगह हम ले सकते हैं एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। मतलब एसिडिक या बेसिक इसको मीडियम चाहिए होगा इस रिएक्शन को फर्दर होने के लिए, और बाद में हमें मिलेगा इथेनोइक एसिड और साथ में हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इस रिएक्शन को देखिए कैसे होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इथेनॉल है, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और फिर बनता है इथेनोइक एसिड, साथ में हाइड्रोजन गैस। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन एटम होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए CH3CH, ये जो हाइड्रोजन गैस है ये देखो यहाँ पे निकल रही है, और यहाँ पे क्या बचता है CH3C, एक वो इधर आ जाता है एक हाइड्रोजन एटम, तो जाता है CH3OOH। तो इस तरह से जाके ये इथेनोइक एसिड की प्रिपरेशन इसमें हो जाती है। तो इस तरह से आप इसके रिएक्शन को ईजिली समझ सकते हैं कि यहाँ पे जब ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 यहाँ पे निकल गया, और उसके बाद यहाँ पे रेस्ट ऑफ द क्या बचा, CH3C, एक इधर O आ जाएगा, OOH, तो यहाँ पे जाके फिर इथेनोइक एसिड बनेगा। यहाँ पे आप इससे COOH की प्रेजेंस से पता लग जाएगा आपको कि ये इथेनोइक एसिड है। तो अब हम देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम मेटल। मतलब जब इथेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो किस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं। When ethanol reacts with sodium to form sodium ethoxide and hydrogen gas। मतलब जब जो इथेनॉल है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम इथोक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस बनती है। जैसे हम रिएक्शन की तरफ ध्यान देते हैं, यहाँ पे देखना C2H5OH, मतलब यहाँ पे इथेनॉल है, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या दे रहा है, सोडियम इथोक्साइड दे रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस मिल रही है हमें। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो, इसमें कैसे इसमें रिएक्शंस हो रहे हैं। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपने मोस्टली देखा होगा OH नेगेटिव आयंस होते हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे OH नेगेटिव आप यहाँ से डिवाइड करना कि यहाँ पे H पॉजिटिव आयन होगा और C2H5O नेगेटिव होगा, ठीक है। तो ये देखिए जो सोडियम होता है वो पॉजिटिव आयंस देता है, आप जानते हैं, जैसे कि सोडियम जो है पॉजिटिव आयंस बनाता है। तो उसके बाद क्या करेगा, देखिए इसके नेगेटिव पार्ट के साथ क्या होगा, ये कनेक्ट हो जाएगा, उसका जो पॉजिटिव पार्ट होगा ये अलग हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में निकल रहा है, और साथ में C2H5O नेगेटिव Na पॉजिटिव यहाँ से दिखाया गया कि मतलब कि C2H5O नेगेटिव के साथ Na पॉजिटिव
कंबाइन हो रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं और इस तरह से सोडियम इथोक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब हम देखते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। मतलब कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। मतलब डिहाइड्रेट करना मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देना। मतलब कोई भी हम जो कंपाउंड ले रहे हैं एज अ रिएक्टेंट, उसमें से हम वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव कर देते हैं, तो वो होता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। देखिए इसमें व्हेन इथानॉल इज हीटेड विद एक्सेस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 170 डिग्री सेल्सियस या फिर 443 केल्विन, इट गेट डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म इथीन। मतलब इथीन जो है एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए यहाँ पे इथानॉल से क्या बन रहा है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन रहा है जब हम इसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं। तो आप यहाँ देखोगे हमने इथानॉल लिया यहाँ पे, और इसमें क्या लिया है हमने? H2SO4 लिया हुआ है, एज अ मीडियम लिया हुआ है, कंसनट्रेटेड H2SO4। और ये क्या रहा है? ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे मीडियम में। तो जब भी इथानॉल से हम इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हम रिएक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? इथीन मिलेगा, साथ में हमें वाटर मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैसे रिएक्शन होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, और यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो H2 है इसके साथ निकल जाके यहाँ पे H2O बन जाएगा, और यहाँ पे बचेगा CH2 और CH2। तो देखिए एक वैलेंसी कार्बन की यहाँ पे खाली है, एक वैलेंसी यहाँ पे खाली है। तो इस तरह से क्या करेंगे? बॉन्ड बनाकर उस वैलेंसी को फुलफिल कर लेंगे। इस करके यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, इथीन की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब हम देखने जा रहे हैं रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद इथानोइक एसिड। मतलब जो ये इथानोइक एसिड है एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें 2 कार्बन एटम की प्रेजेंस होती है, इसलिए इसको इथानोइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जब भी इथानॉल जो है इथानोइक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देता है? इथाइल एसीटेट दे रहा है, साथ में हमें वाटर दे रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो इथाइल एसीटेट है एक स्वीट स्मेलिंग ईस्टर होता है। ठीक है, इसकी स्मेल कैसी होती है? स्वीट स्मेल होती है। तो इस तरह से कई बार इसको एज अ टेस्ट भी यूज़ करता है कि इथानॉल की प्रेजेंस को बताता है। जब उसमें से स्वीट स्मेलिंग आती है, ईस्टर की फॉर्मेशन होती है, तो इस तरह से हमें पता लगता है कि वो जो जिस चीज़ के साथ रिएक्शन हो रहा है वो इथानॉल है। तो इस तरह से कई बार इथानॉल के टेस्ट के लिए भी इसका यूज़ होता है। तो एक बार इसको हम ध्यान से देखते हैं। जब यहाँ पे इथानोइक एसिड है, इथानॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमें क्या दे रहा है? इथाइल एसीटेट दे रहा है। और इसका जो आयुपैक नाम होता है वो होता है इथाइल इथानियोट। ठीक है, इथाइल इथानियोट इसका नेम होता है, और इसका कॉमन नेम होता है इथाइल एसीटेट, और साथ में हमें वाटर मिल रहा है, और इसकी स्वीट स्मेलिंग होती है, एक तरह का ईस्टर है। तो और इस रिएक्शन को स्टेरिफिकेशन भी कहते हैं। दिस रिएक्शन इन विच कार्बोक्सिलिक एसिड कंबाइंस विद एन अल्कोहल टू फॉर्म ईस्टर इज कॉल्ड स्टेरिफिकेशन। मतलब जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके ईस्टर की फॉर्मेशन करता है, तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस है। यहाँ पे जैसे इथानोइक है, एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ इथानॉल रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या दे रहा है? इथाइल एसीटेट दे रहा है और वाटर दे रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया और ये अल्कोहल, ये दोनों का रिएक्शन हो रहा है और एक तरह की ईस्टर की फॉर्मेशन हो रही थी। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्टेरिफिकेशन बोलते हैं। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। CH3 मतलब एक तरह का R मतलब अल्काइल ग्रुप है। OH जो होता है क्या होता है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है। इसकी प्रेजेंस ऐसे पता लगती है हमें। तो हम इस तरह से इसको जनरल इसको ऐसे लिख सकते हैं RCOOH। इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के हम स्टेरिफिकेशन को समझ सकते हैं और उसके रिएक्शंस को समझ सकते हैं। एक बार हम ध्यान देते हैं कि कैसे एक कंपाउंड बना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं CH3COOH है। इसको ध्यान से आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम ये OH के साथ रिएक्ट करेगा और इसके बाद हमें क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। तो आप देख रहे हैं एक H यहाँ से लिया और OH इसके साथ कंबाइन होकर हमें मिलता है H2O, और जो रेस्ट एटम्स बच जाते हैं एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर हमें क्या दे रहे हैं? इथाइल एसीटेट देख रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए CH3OO है। देखिए CH3OO यहाँ से पिक किया और यहाँ पे C2H5 बचा, इसके साथ कंबाइन होके बन गया CH3COOH C2H5। तो इस तरह से इनकी एक कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ। अब हम देखते हैं इथेनॉल के क्या यूजेस है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसका पहला यूज़ हम देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स, मेडिसिन, परफ्यूम्स, डाइज एंड सोप्स।
जो इथानॉल है इसका यूज़ पेंट्स में यूज़ होता है, मेडिसिन्स में यूज़ होता है, परफ्यूम्स बनाने में यूज़ होता है, डाइज और सॉप्स में भी इसका यूज़ होता है। इसकी हेल्प होती है जब डाई और सॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें इथानॉल यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, मतलब ये इसको एज अ सॉल्वेंट भी यूज़ करते हैं। जैसे बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं तो वो इथानॉल में सोल्यूबल हो जाते हैं, इसलिए इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। अब देखो, बीइंग अ गुड सॉल्वेंट इथानॉल इज़ यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर, आयोडीन, सिरप्स एंड मैनी टॉनिक्स। मतलब ये सॉल्वेंट होने की वजह से अच्छा सॉल्वेंट है, इसलिए इसको मेडिसिन्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि कुछ लिक्विड मेडिसिन्स होती हैं, जैसे कि टिंक्चर आयोडीन एक तरह का एंटीसेप्टिक होता है, टिंक्चर आयोडीन, और सिरप्स वगैरह या फिर मैनी टॉनिक्स में इसका यूज़ होता है। और इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन कार्स, मतलब कि इसको फ्यूल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं इन कार्स में। जैसे मैंने आपको बताया ब्राज़ील में क्या करते हैं, पेट्रोल और इथानॉल का मिक्सचर यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल इन कार्स, तो इसको एज अ फ्यूल इन कार्स यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन एल्कोहलिक ड्रिंक्स लाइक विस्की, वाइन्स एंड बियर्स, मतलब इसको एल्कोहलिक ड्रिंक में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि विस्की हो गई, वाइन्स हो गई, बियर्स हो गई। तो इसके इस तरह से बहुत सारे यूजेस हैं। तो इस तरह से हमने देखे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके यूजेस क्या हैं, और इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि इथानॉल जो होता है एक तरह का आप जानते हैं एल्कोहलिक ड्रिंक होता है, अगर इसको हम एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो हमारे लीवर, किडनी वगैरह डैमेज हो जाते हैं। तो इस तरह से इसके बहुत से डिसएडवांटेजेस भी हैं जिसे हमें ध्यान रखना होगा।